स्टार्ट में ही हम एक मैजिशियन असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसका नेम कैशा होता है। वो अपने अंकल के साथ एक मैजिक परफॉर्म करता है और उस मैजिक का नाम होता है थ्रू दी वॉल, यानी कि दीवार के अंदर से। अब कैशा अपने फ्रेंड के साथ रेंट के एक अपार्टमेंट में रहता है और कभी कभी जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तब उसके अंकल भी उसे काफी डांटते हैं। इसीलिए वो फील करता था कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, यानी कि वो एक बोरिंग लाइफ गुजार रहा है। लेकिन तभी वो एक लड़की से मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम होता है एलिसा। एलिसा कैशा के अंकल का इंटरव्यू ले रही थी। कैशा को ये लड़की बहुत ही प्यारी लगती है और वो उससे बात भी करना चाहता है, लेकिन उसके अंकल उसे उस लड़की से बात करने नहीं देते। लेकिन एलिसा भी कैशा को अप्रोच करने की कोशिश करती है क्योंकि वो इस मैजिक के बारे में और बातें भी जानना चाहती थी। क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है, इसीलिए वो इस मैजिक पर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। फिर एक दिन कैशा जब अपने अंकल के साथ मैजिक परफॉर्म कर रहा था तो तभी वो ऑडियंस में एलिसा को देखता है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस शो को देखने आई थी। अब एलिसा अपने इस बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती थी और जब ये बात कैशा को पता चलती है तो वो शो में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब शो के दौरान कैशा के अंकल एलिसा को इनवाइट करते हैं मैजिक परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एलिसा का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम कैशा को ही ये मैजिक परफॉर्म करने दो, क्योंकि वो डर गया था कि पता नहीं एलिसा कैसा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर कैशा को तो बहुत ज्यादा जेलिसी हो रही थी और वो परफॉर्मेंस के दौरान एलिसा के फ्रेंड को ऑलमोस्ट कट ही कर देता है, जिसकी वजह से कैशा के अंकल उसे जॉब से निकाल देते हैं। कैशा इस बात की परवाह किए बगैर कि एलिसा का एक फ्रेंड भी है उसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो एलिसा और उसके फ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखता है। वो उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। फिर इसके बाद जब वो दोनों जा रही होती हैं तो कैशा उनका पीछा करता है। अब ये दोनों एक ऐसे अपार्टमेंट में जाते हैं जिसकी सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से अभी अंदर नहीं जा पा रहा था और न ही ये वहाँ का कोड जानता था। अब कैशा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पास में बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंज मैन आता है जो लाइटर से उसकी सिगरेट को जला देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे $20 उधार दे दो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ। अब कैशा इतना ज्यादा परेशान था और वो कहता था कि कोई चाहे मुझसे जितने मर्जी पैसे मांग ले, मैं तो उसे पैसे दे दूंगा अगर वो मेरी ये विश पूरी कर दे तो। इसीलिए वो उस आदमी को $20 दे देता है जितने के उसने मांगे थे। लेकिन पैसे लेने के बाद वो आदमी तो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से कैशा परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद वो उसके पैसे लेकर भाग गया है। लेकिन तभी एक अजीब सा मैजिक होता है और वो इल्यूजरी मैजिक जो कि शो में वो परफॉर्म करता है, बिल्कुल उसी तरह कैशा दीवार की एक साइड से दूसरी साइड पर चला जाता है। नेक्स्ट डे कैशा अपने अंकल की फोन कॉल से जाग जाता है। कैशा जब जागता है तो वो थोड़ा बहुत नींद में होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि कल रात क्या हुआ था। साथ साथ वो जमीन पर इतने सारे पैसे पड़े हुए भी नोटिस नहीं करता। लेकिन तभी उसका फ्रेंड जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो कैशा को बताता है कि एक बैंक में रॉबरी हुई है और रॉबरी भी इतनी मिस्टीरियस हुई कि चोर सारे पैसे तो ले गया लेकिन उसने किसी भी चीज को नहीं तोड़ा, ना ही किसी विंडो को और ना ही किसी दरवाजे को। और अब यहाँ पर कैशा को समझ आ जाती है कि असल में रात को हुआ क्या था, क्योंकि पहले तो उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई ड्रीम देखा है। फिर उससे पता चलता है कि रात को उसके पास मैजिक आ चुका है और वो किसी भी दीवार से सिर्फ टच करके दूसरी साइड पर जा सकता है। अब कैशा एक्सीडेंटली एक बच्चे के रूम में चला जाता है तब वो बच्चा समझता है कि शायद ये कोई एस्ट्रोनॉट है, यानी कि जिस तरह मैजिकली वो उसके रूम में आ गया है। अब कैशा उस बच्चे की कोई बात सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस बच्चे से सिर्फ इतना पूछता है, क्या तुम जानते हो कि एलिसा का रूम कहाँ है? तब वो बच्चा इशारा करता है कि वहाँ ऊपर उसका रूम है। इसके बाद कैशा ऊपर चला जाता है जहाँ ऊपर के लेवल पर वो लोगों को देखता है जो कि म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। फिर वो उसे ऊपर के लेवल पर जाता है जहाँ पर 3 लोग होते हैं जो कि अपने मैजिक के जरिए किसी सोल से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब उन लोगों से कैशा पूछता है कि ये कौन सा फ्लोर है। तब इस बात से एक आदमी तो बेहोश हो जाता है डर से और फिर वो उस रूम में पहुँच भी जाता है जहाँ पर एलिसा होती है। इसके बाद वो जाता है बैंक में, वहाँ से पैसे चुराता है और वो पैसे जाकर वो अपार्टमेंट के ऑनर को दे देता है। उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही बदल गई थी। जो सुपर पावर उसके पास है इसे हासिल करने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर आकर कैशा का रास्ता रोकता है, लेकिन कैशा कार के नीचे से उस पुलिसमैन के साथ
प्रैंक करता है। इसके बाद वो जाकर अपने अंकल के साथ भी प्रैंक करता है और उन पर फायर कर देता है। वजह ये थी कि उसके अंकल उसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैशा के घर में पुलिस आ गई है और उन्हें पता चल गया था कि कैशा ने ही बैंक रॉबरी की है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को ये बात कैसे पता चली। पुलिस को ये बात ऐसे पता चली क्योंकि कैशा ने वहाँ पर एक नोट छोड़ दिया था जिसमें उसने लिखा था कि पैसे मैं ले रहा हूँ और साथ में उसने एड्रेस भी लिख दिया था। लेकिन अब कैशा फंस चुका था, भागने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि कैशा के पास सुपर पावर्स थी इसीलिए वो आसानी से वहाँ से भाग सकता था। इतनी ही देर में इस अपार्टमेंट की फीमेल ऑनर भी वहाँ पर आ जाती है। कैशा का फ्रेंड उससे कहता है कि ये अपार्टमेंट रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहता है क्योंकि मुझे गैस की स्मेल आ रही है। तो वो फीमेल ऑनर कहती है कि नहीं, ये अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है और आगे कई साल मजीद ये चल भी सकता है। फिर वो जाकर गैस को ऑन करती है जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि सब लोग मर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर कैशा था जो कि अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके इन सबको बचा लेता है। इसके बाद कैशा और उसका फ्रेंड एक काफी बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ बैंक इंचार्ज जो कि अपार्टमेंट में होने वाले धमाके से मर भी सकता था, उसे कैशा ने बचा लिया था। इसीलिए अब वो भी कैशा को बचाता है रॉबरी से होने वाली सजा से और इसके चुराए हुए पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए जाते हैं। अब क्योंकि उसकी सारी मुश्किलात खत्म हो गई थी इसीलिए वो वापस एलिसा के पास जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि एलिसा अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही है। वो बता रही थी कि मैं अपना लाइफ पार्टनर किस तरह का और कैसा चाहती हूँ और साथ ही में मेरी विश है आइडियल कार की। अब कैशा को आइडिया हो जाता है कि उसे कैसा बिहेव करना है जिससे कि एलिसा उससे इम्प्रेस होकर उसे पसंद करने लगे। उस आदमी ने कैशा को पावर्स दी थी ताकि वो इन पावर्स का इस्तेमाल करके अच्छे काम कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन वो तो इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एलिसा को ही खुश करने के लिए कर रहा था। इसके बाद कैशा एक शॉप पर जाता है और वहाँ से वो उस कार को परचेज करता है जो कि एलिसा को पसंद है और साथ ही में वो एलिसा के लिए फ्लावर्स भी खरीदता है। इसके बाद ये एलिसा के आने का वेट करने लगता है और जब एलिसा वहाँ पर आती है तो ये उसके सामने कन्फेस करता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। लेकिन अब क्योंकि एलिसा अपने काम के लिए लेट हो रही थी इसीलिए वो इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो इसकी गाड़ी में बैठ जाती है अपने ऑफिस जाने के लिए। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुँच जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो लेट थी इसीलिए उसका बॉस उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे काफी डांटता है। उसका बॉस तो चाहता था कि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज लिखे लेकिन ये तो बच्चों के ऊपर एक रिपोर्ट लिखकर आई थी, ऐसे बच्चों की रिपोर्ट जिनको कैंसर होता है। और कैशा ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन तभी एलिसा का बॉस कैशा को देखता है कि ये तो लीडर्स की पिक्चर के दरमियान है, इसीलिए वो डर में रिस्पेक्ट में घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद एलिसा को काम दिया जाता है कि उसने अब समिट में जाकर इंटरव्यूज लेने हैं। यहाँ पर एलिसा कैशा को पैसे देते हुए कहती है कि तुम मुझे उस जगह पर पहुंचा दो जहाँ पर मैंने इंटरव्यूज लेने हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एलिसा प्रेस पास के जरिए अंदर समिट में चली जाती है। अब कैशा भी अंदर जाना चाहता था लेकिन वहाँ पर उसके पास वो पास नहीं था जिसे दिखाकर उसने अंदर जाना था, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स थी इसीलिए वो बड़ी आसानी से गायब होकर दीवार के जरिए अंदर चला जाता है। एलिसा का दिन वहाँ पर बहुत अच्छा गुजरता है और उसे चांस मिलता है एक बहुत बड़ा इंटरव्यू लेने का। अब इस बात की वजह से एलिसा बहुत खुश हो जाती है। अब उसकी खुशी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर कैशा भी अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख देता है। लेकिन इस बात पर एलिसा उसका दिल तोड़ देती है। वो कहती है कि मैं तो कभी भी तुमसे इम्प्रेस नहीं हुई। अब एलिसा के बॉस ने जब कैशा का मैजिक देखा था तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था और इसे इम्प्रेस होने की वजह से वो जाकर एलिसा को प्रमोट कर देता है। अब इसकी वजह से भी एलिसा बहुत खुश हो गई थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी एलिसा अभी तक उसे लाइक नहीं करती थी। यहाँ पर कैशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक बीमार बच्चे के साथ बातें कर रहा है जो कि उसे बता रहा होता है कि मेरी मॉम मुझे स्पेस में लेकर जाएंगी। यहाँ पर कैशा उस बच्चे की बातों को सीरियस नहीं लेता और वो वापिस से एलिसा के रूम में चला जाता है जहाँ पर एलिसा सो रही थी और ये जाकर उसे
जगाता है, जहाँ पर एलिसा को लगता है कि वो कोई ड्रीम देख रही है, लेकिन अब क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो ड्रीम में है, इसीलिए ये उसे उठाकर दीवार की दूसरी साइड पर ले जाता है। इसके बाद ही जाकर एक ट्रेन पर भी जंप करते हैं। वहाँ से वो फिर एक कैरेज में चले जाते हैं। यहाँ पर कैशा एलिसा को बहुत ज्यादा एंजॉय करवाता है, जहाँ पर एलिसा को तो ये पता ही नहीं होता कि ये किसी ड्रीम में नहीं हो रहा बल्कि ये रियल में हो रहा है। अब एलिसा जिस लड़के को लाइक करती थी ये उसके साथ फाइट करता है, लेकिन ये बेचारा तो मार ही खाता है। अब अगर देखा जाए तो इस तरह का प्यार अच्छा नहीं होता, यानी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप फोर्सफुली चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे और आप ये बात भी न समझे कि वो इंसान अपनी लाइफ के लिए क्या चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैशा एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो एलिसा को इम्प्रेस कर सके उसका दिल जीतने के लिए। इस तरह से वो उसे बताना चाहता था कि अगर उसकी लाइफ में वो नहीं तो उसे ये लाइफ भी नहीं चाहिए, यानी कि ये फोर्सफुली उसका प्यार हासिल करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैशा इस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन अब क्योंकि इसके पास सुपर पावर्स थे इसीलिए ये बच जाता है। लेकिन ये बात एलिसा को तो पता नहीं होती, इसीलिए वो ये सोचकर बेहोश हो जाती है कि शायद कैशा मर चुका है। इसके बाद एलिसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, साथ साथ कैशा भी हॉस्पिटल चला जाता है ये देखने के लिए कि वो गिरा है तो कहीं उसका सर इंजर्ड तो नहीं हो गया। तभी ये वहाँ पर उसे छोटे बच्चे को देखता है जिससे पहले इसकी मुलाकात हो चुकी है। ये बच्चा कैशा को एक बच्ची के बारे में बताता है जिसे कैंसर है और उसे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अब यहाँ पर कैशा को रियलाइज हो जाता है कि उसके पास सुपर पावर्स थी और वो इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकता था, लेकिन उसने उन सुपर पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एलिसा को ही खुश करने के लिए किया। एलिसा को खुश करने के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है और वो उनकी हेल्प भी कर सकता था। इसके बाद कैशा अपने सारे पैसे उन बच्चों को दे देता है जिन्हें की कैंसर है ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। वहाँ एलिसा को भी बच्चे से ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि किस तरह से कैशा ने अपने सारे पैसे उन बच्चों को दे दिए ताकि वो बच्चे अपना इलाज करवा सके। और ये बात एलिसा के दिल में जगह बना लेती है। एलिसा भी बहुत ज्यादा रिच थी, लेकिन उसका दिल बहुत काइंड था और वो अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहती थी जो कि उसी की तरह काइंड हार्टेड हो। अब एलिसा फौरन भागती है कैशा की तरफ ताकि वो उसे अपनी फीलिंग्स बता सके, ये बता सके कि वो उसे अब कितना पसंद करने लगी है। इसके बाद हमें कैशा दिखाया जाता है जो कि अपनी सुपर पावर्स वापस से उस आदमी को दे देता है, क्योंकि अब उसे वो चीज मिल गई है जो कि वो हमेशा से चाहता था। फिर वहाँ वो आदमी इंतजार करने लगता है किसी अगले पर्सन का जो कि उसे उधार दे और ये उसे अपनी सुपर पावर्स दे दे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है। ये दोनों एक घर के सामने रुकते हैं और बातें करने लगते हैं। अब एक लड़का दूसरे लड़के को बताता है कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जो कि गायब हो गई। दूसरा लड़का पूछता है कि कैसे, तो वो उसको बताता है कि यहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती थी जिसने उस फैमिली को एक कर्ज दिया और इसके बाद नहीं जानते कि वो फैमिली कहाँ पर गई। इसके बाद एक लड़का बताता है कि यहाँ पर एक वुमेन भी रहती थी और उसकी एक डॉटर भी थी और उसकी बेटी की डेथ हो गई। जब उसकी बेटी की डेथ हो गई तो उसका इल्जाम उसकी मदर पर आया और फिर जो उस लड़के की मदर थी उसने खुद को मार लिया। अब दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, मैंने तो इसके बारे में कोई और स्टोरी सुनी है। दूसरा लड़का कहता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता था और उसने पूरी फैमिली को मार दिया था। यानी कि इस घर के बारे में अलग अलग कहानियाँ मशहूर हैं और कोई नहीं जानता कि इस घर की असल स्टोरी क्या है। इसके बाद इन दोनों में से एक लड़का घर की तरफ जाता है, लेकिन दूसरा लड़का उसको रोकता है, मगर वो दूसरे लड़के को भी कहता है कि आ जाओ, डरो मत। अब ये दोनों उस घर के दरवाजे को खोलने लगते हैं, तभी इनको विंडो में एक आदमी नजर आता है। ये दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि हर घर में एक स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में भी एक स्टोरी छुपी हुई है जो मुझे बुला रही है ताकि मैं इनके सीक्रेट को रिवील कर सकूं। ये आदमी कार में बैठा था अपनी बेटी के साथ और उसी घर में आया था जिस घर के सामने वो दोनों लड़के खड़े थे। ये आदमी एक राइटर है जो कि ड्राउनी स्टोरीज लिखता है। उसको कहीं से पता चला था कि इस घर में जिन भूत रहते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर इस घर में आ गया था।
क्योंकि वो कुछ एडवेंचरस करना चाहता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो इस घर में आएगा और वो एक अलग स्टोरी लिखेगा। अब ये आदमी उस घर के अंदर चला जाता है। ये घर बहुत ज्यादा डरावना था और आसपास कोई भी नहीं था, पर तभी वो एक रूम के डोर को देखता है जो कि लॉक्ड है। वो फोन पर भी किसी और को बता रहा था कि ये घर कैसा है, और साथ में वो ये भी बताता है कि शायद ये एक बेसमेंट है जिसका डोर लॉक्ड है। इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की की पिक को भी देखता है। तभी हमें उसके पीछे कोई सस्पिशियस सी चीज भी दिखाई देती है, जैसे कि कोई खोज था। वहाँ पर हमें उस आदमी की बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि कार में बैठी थी। अब जब उसके फादर उसको गाड़ी से लेने जाते हैं तो वो डर जाती है। इस आदमी की बेटी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो उसको उठाकर घर में लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे, जहाँ पर उस आदमी की बेटी उससे पूछती है कि हम इस घर में क्यों आए हैं। तो वो अपनी बेटी को बताता है कि मैं अब वक्त के साथ साथ क्रिएटिव नहीं रहा, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलात आई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले की तरह क्रिएटिव हो जाऊँ और मैं अलग अलग स्टोरीज को लिख सकूँ, हॉरर स्टोरीज को। उसकी बेटी कहती है कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, तो वो अपनी बेटी को कहता है कि हमें थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर रहना होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो उससे कहता है कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं तुम्हें लेक पर लेकर जाऊंगा। इस पर उसकी बेटी खुश हो जाती है और वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। इसी रात इस आदमी को एक रूम में लाइट ऑन दिखाई देती है, जबकि उसने उस रूम की लाइट को ऑन नहीं किया था। इस रूम का दरवाजा कभी खुलता था तो कभी बंद होता था और ये काफी ज्यादा डर गया था। अब ये आदमी उस रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसको एक लेडी दिखाई देती है जो कि इसकी वाइफ है, पर उसकी तो डेथ हो चुकी है। वो इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर किस पर्पस के लिए आए हो, और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तुम चाहते हो तुम्हें यहीं से मिलेगा। ये उसे कहता है कि तुम मुझे इस बार छोड़कर मत जाना, मैं जानता हूँ कि तुम रियल नहीं हो, और रोने लगता है। मगर फिर वो लेडी गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें इसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैठा था हॉरर स्टोरी लिखने के लिए। वो स्टोरी में एक लेडी को लिखता है जो कि अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रही थी। दूसरी तरफ हमें एक और लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि सच में अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रही थी। यहाँ ये आदमी अपनी स्टोरी में लिखता है एक लेडी जा रही थी, पर तभी वो देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। ये इंसान जो अपनी स्टोरी में लिख रहा होता है वैसा ही उस लेडी के साथ हो रहा था। उस लेडी के पास भी उसकी बेटी थी जो कि गायब हो जाती है। फिर वो उसको ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर मास्क पहने हुए एक और किलर आ जाता है जिसके हाथ में एक लेडी का सर था। ये लेडी उससे छुप रही थी और भागते भागते ये एक घर में आ जाती है। ये टीवी में एक लेडी को देखती है जो कि इस किलर से छुप रही है। फिर वही किलर उसको पीछे से आकर मार देता है और इसके साथ भी यही होता है। वो मास्क पहना हुआ किलर इसके पीछे आ जाता है और इसको मारने लगता है। दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि ये स्टोरी लिख रहा था और अब उसको ये कैरेक्टर अच्छे नहीं लग रहे थे, और फिर वो ये पूरी स्टोरी को काट देता है और कहता है कि ये स्टोरी अच्छी नहीं है। मगर उसको ये नहीं पता था कि जो स्टोरी वो लिख रहा है हकीकत में वो किसी के साथ हो रहा है। अब इस आदमी की बेटी इससे कहती है कि क्या आप मुझे ट्रिप पर लेकर जाएंगे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि सारी रात मैं नहीं सोया और मुझे काम भी बहुत ज्यादा करना है। वो कहती है कि अगर मेरी मदर जिंदा होती तो वो मुझे जरूर लेकर जाती। और ये कहता है कि अब तुम्हारी मदर जिंदा नहीं है और वो हमारे साथ नहीं है, और साथ साथ ये बर्तन भी धो रहा था और ये अपनी बेटी पर गुस्सा होता है। पर तभी एकदम जहाँ पर ये बर्तन धो रहा था वहाँ पर ये देखता है कि हर तरफ खून ही खून है। ये काफी ज्यादा डर जाता है, पर फिर ये दोबारा देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि कोई भी खून नहीं था। ये काफी ज्यादा हैरान हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोबारा बैठ गया है दोबारा से न्यू हॉरर स्टोरी लिखने के लिए। अब ये एक लड़की को इमेजिन करता है जो कि एक फॉर्म में है। वहाँ पर एक किलर उसका पीछा कर रहा है और ये लड़की भागते भागते रोड पर पहुँच
जाती है। वहाँ पर इसके पास से एक कार गुजरती है। ये लड़की उस कार से हेल्प मांगती है, पर वो इंसान जो कार चला रहा था वो नहीं रुकता, वो इस लड़की के ऊपर से गुजर जाता है और तभी ये लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। अब ये सब कुछ सच में एक और लड़की के साथ हो रहा था। अब ये जो स्टोरी लिख रहा था, इसको दोबारा से ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती। ये पेज को फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है अपनी बेटी के पास और कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ, सारा दिन तुम अंदर बैठी रहती हो, चलो बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जब ये अपनी बेटी को बाहर लेकर जाता है तभी उसको रोड पर एक लड़की मिलती है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब ये लड़की वही थी जिसको इसने स्टोरी में इमेजिन किया था और जो इसने स्टोरी में लिखा था वही सब कुछ इस लड़की के साथ हो रहा था। अब ये आदमी उस लेडी की हेल्प नहीं करता और अपने घर में आ जाता है। अब घर आकर दोबारा से ये स्टोरी लिखता है और स्टोरी में एक इवल कैरेक्टर को इमेजिन करता है जो कि था एक जोकर। ये एक लड़की को इमेजिन करता है जिसके पीछे जोकर लगा हुआ है। ये लड़की उस जोकर से भागकर एक बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। वहाँ पर एक और आदमी भी था जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। तभी वहाँ पर जोकर भी आ जाता है। वो उस आदमी से पूछता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया है, और फिर उससे पूछता है कि बताओ वो लड़की कहाँ पर है जिसका मैं पीछा कर रहा था। तभी ये जोकर उस लड़की को देख लेता है। वो लड़की इसको देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो लड़की उस जोकर से कहती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे। तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि स्टोरी लिख रहा था। उसको दोबारा से स्टोरी पसंद नहीं आती। वो पेज को फाड़ देता है और कहता है कि मुझसे कोई भी स्टोरी नहीं लिखी जाती, मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं रहा। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी बेटी के पास आता है। इसकी बेटी इसको बुला रही थी मगर ये सुन नहीं रहा था। अभी इसकी बेटी इसको कहती है कि आपको बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है, जब से तुम्हारी मदर की डेथ हुई है मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे कपड़े धोकर देता हूँ, तुम्हें खाना देता हूँ और तुम्हें उठाकर इधर से उधर लेकर जाता हूँ, और अब भी तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। ये अपनी बेटी पर गुस्सा होता है, जिसके बाद इसकी बेटी रोने लगती है। फिर ये अपनी बेटी से सॉरी करता है। इसके बाद इसकी बेटी वॉशरूम चली जाती है और ये दूसरे रूम में जाकर दोबारा से अपनी स्टोरी लिखने लगा था कि शायद कोई न्यू आइडिया इसके जहन में आ जाए। पर तभी इसको ऐसा फील होता है कि कोई इंसान सीढ़ियों से जा रहा है। ये भी उसके पीछे जाता है मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। पर तभी इसको अपनी बेटी का ख्याल आता है कि कहीं उसको ना कुछ हो जाए। ये फौरन से वॉशरूम की तरफ जाता है। ये जाकर देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा खुला था पर अंदर कोई भी नहीं था। ये अपनी बेटी को घर में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है मगर इसकी बेटी कहीं पर भी नहीं थी। इसके बाद ये अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाता है जहाँ पर इसकी वही रिकॉर्डिंग ऑन थी जिसमें ये कह रहा था मैं इस घर में इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस घर में छुपी हुई स्टोरी को ढूंढ सकूं। मगर इसको अपनी बेटी यहाँ पर भी नहीं मिलती। इसने पूरा घर देख लिया था सिवाय बेसमेंट के। तभी ये बैठा रोने लगता है मगर इसकी वाइफ इसके पास आ जाती है। इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और ये इसकी वाइफ की सोल है जो कि इसके पास आई है। ये अपनी वाइफ को रो रो कर बता रहा था कि मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया और अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा। पहले तुम मुझको छोड़कर चली गई और आज मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई है। इसकी वाइफ कहती है कि तुम परेशान मत हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है। इसके बाद ये देखता है कि इसके सामने बेसमेंट की की पड़ी है। अब ये इस की से बेसमेंट को खोलकर अंदर चला जाता है जहाँ पर इसको वही जोकर मिलता है जो इसने अपनी स्टोरी में इमेजिन किया था। जोकर कहता है कि आखिरकार तुम ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ ही गए और कहता है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी स्टोरी की चुड़ैल लेकर चली गई है। ये उससे पूछता है कि वो उसको कहाँ पर लेकर गई है। ये उसको बताता नहीं है और उसको मारने लगता है। वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर जोकर भी उसका पीछा कर रहा था और ये छलांग लगाता है उससे भागने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जो स्टोरीज ये खुद लिख रहा था ये खुद भी उसके अंदर आ गया था, यानी कि जो कैरेक्टर्स इसने स्टोरी में लिखे थे वो सभी कैरेक्टर्स इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ सेम वैसा हो रहा है जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ था। ऐसे ही एक मास्क पहना हुआ इंसान है जो कि इसका पीछा कर रहा है। ये उससे छुप रहा है और अब ये भागकर एक घर में चला जाता है। सेम सब कुछ वैसा ही हो रहा था जो उस लड़की के साथ हुआ था जो कि स्टोरी वाली थी। जब ये उस घर में आता है तो वो वहाँ पर आकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी इसको बाथ टब में
अपनी बेटी मरी हुई दिखाई देती है। ये अपनी बेटी को फौरन बाथटब से निकालता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं था जो इसका अपना हो। ये जब अपनी बेटी को बाहर लेकर आता है तभी इसको वही लेडी दिखाई देती है जिस लेडी को इसने स्टोरी में इमेजिन किया था। वो कहती है कि ये बच्ची ऐसे कितनी प्यारी लग रही है। तो ये उसको कहता है कि क्या ये सब कुछ तुमने मेरी बेटी के साथ किया है? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने ही ऐसा किया है, मैंने ही इसको मार दिया। और कहती है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो। इस बात पर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये उस लेडी को मार देता है। इस लेडी को मारने के बाद इसके सामने वही पिक आकर गिरती है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। अब ये दोबारा से उस लेडी को देखता है जिसको इसने मारा था। ये लेडी तो इसकी वाइफ थी। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने किसको मारा है, उस लेडी को या अपनी वाइफ की सोल को। इसके बाद ये आदमी पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मैंने उन दोनों को मार दिया। वो इससे पूछती है कि आपने किसको मार दिया। वो बताता है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता आया था पर तभी मुझे पता चला कि एक लेडी ने मेरी बेटी को मार दिया है। मैंने उस लेडी को मारा, फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को ही मार दिया है। इसके बाद ये आदमी एक रूम में जाता है और विंडो के सामने खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के नीचे खड़े उस आदमी को देख रहे थे। ये वही दो लड़के हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए थे। उन दोनों ने इस आदमी को विंडो पर खड़े हुए देखा था, यानी कि उनके जाने के बाद हमें मूवी में पहले की स्टोरी दिखाई गई है कि आखिर पहले हुआ क्या था और ये कौन आदमी था जो विंडो में खड़ा हुआ था और इस आदमी के साथ क्या हुआ था। फिर यही आदमी हमें दिखाया जाता है, वो ड्रॉर से गन निकालता है और नोटबुक पर लिखता है कि हर घर में एक स्टोरी छुपी हुई है और उस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम खोज समझते हैं। कुछ स्टोरीज तो खत्म हो चुकी हैं पर कुछ स्टोरीज अभी भी बाकी हैं। वो लिखता है कि वो सब अभी भी हमारे अंदर हैं, जो कि इस मूवी का नेम है दे लिव इनसाइड अस। इसके बाद वो आदमी गन से अपने आप को मार लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।